आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक सीरीज़। जान लीजिए इसमें होगा क्या। इस सीरीज़ में आप एनसीईआरटी क्लास 11 इवन क्लास 12 की हर चैप्टर को लाइन टू लाइन नहीं वर्ड टू वर्ड सीखने वाले हो। दोस्तों ये एनसीईआरटी की सीरीज़ वो सीरीज़ होने वाली है कि अगर आपने इस सीरीज़ को एक बार फॉलो कर लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ कि आप बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी को वर्ड टू वर्ड सीख लिया, अपने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझ लिया, तो कोई भी आपके ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप चाहे क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे भी बायोलॉजी को पूछा जा रहा है। तो कहने की कुल मिला के बात हमारी यहाँ पे आ जाती है कि अगर आपने एनसीईआरटी को समझ लिया, इसका मतलब आप बायोलॉजी को समझ सके हो, समझ चुके हो। तो हमारा यही यहाँ पे मोटिव है कि हम बच्चों को एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड समझा सके। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें आपका क्या क्या आपको करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहूँगी कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो जब आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि जो आपका ये चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखा गया है। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने चैप्टर के नेम को समझ लिया तो ये मान लीजिए 50% चैप्टर आपका वहीं पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट भी हमारी सेल ही है, और सेल यूनिट का सबसे पहला चैप्टर भी क्या है आपका, सेल ही है। चैप्टर का नाम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सेल होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। चाहे वो आपका प्लांट है, चाहे वो आपका एनिमल है, या आपका कोई भी माइक्रोब्स है। क्या बोल दिया मैंने कि चाहे तो आप किसी एनिमल के बारे में बात करो, ठीक है, थोड़ा राइटिंग इशू है तो माफ़ कीजिएगा। चाहे आप एनिमल की बात करें, चाहे आप किसी प्लांट के बारे में बात करें, यहाँ तक कि चाहे आप किसी माइक्रोब्स की बात करें, हर एक अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो बच्चों किससे मिलकर बना हुआ होगा, वो सेल से मिलकर बना हुआ होगा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, देखो यूनिट हमने क्या बोला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल क्या है, लाइफ की यूनिट है। हमने क्या बोल दिया कि जो सेल है, सेल क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की यूनिट है। और यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसे कोई चीज़ मिलकर बनी हो। तो एनिमल्स, प्लांट, माइक्रोब्स किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम। अब इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप सेल को डिटेल में पढ़ने वाले हो। सेल का ओवरव्यू पढ़ोगे, सेल को किसने डिस्कवर किया है, सेल किससे मिलकर बनी हुई है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उनके क्या क्या फंक्शन है। इस पूरे चैप्टर में आपने ये चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते बच्चों हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को खोल के अच्छी तरीके से बैठ जाइएगा और मेरे साथ एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पैरे की सबसे पहली लाइन ना क्या है, व्हेन यू लुक अराउंड। क्या बोल रही है, आप अपने चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें लिविंग और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग देखने को मिलती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ। अपने चारों तरफ देखिए और देखने के बाद जब आप लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को देखते हो तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। क्या बोल रही है, what is it that makes an organism living, और what is it that an animate। अभी एनिमेट क्या है, पहले तो आप इस एनिमेट के मतलब बारे में जान लीजिए, और लाइन का तो मतलब मैं आपको बाद में बता ही दूंगी। तो ये जो एनिमेट है ना, इस एनिमेट की यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग।
एनिमेट का मतलब क्या है, नॉन लिविंग है। थोड़ा राइटिंग इशू है, स्टार्टिंग है, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, धीरे धीरे करते हुए हो जाएगा। इन एनिमेट का मतलब क्या हो गया, इन एनिमेट का मतलब हो जाता है आपका नॉन लिविंग। अब आपके एनसीईआरटी में ये लाइन आपको कहना क्या चाह रही हो समझेंगे, क्या बोल दिया है कि जब आपने अपने चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग को देखा तो आप अपने आप से पूछिए, क्या पूछना था कि जो लिविंग है वो लिविंग क्यों है और जो नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग क्यों है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या बोल दिया, थिंग्स डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग्स हैज़। क्या बोल दिया कि जो आपकी नॉन लिविंग नहीं है, जैसे कि आपके इन एनिमेट नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग क्यों नहीं है, हमने बोल दिया है कि जो इन एनिमेट है, इन एनिमेट को मैंने क्या बोल दिया, नॉन लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग कहाँ क्यों है, इसको नॉन लिविंग कहने का रीज़न क्या है, तो नॉन लिविंग कहने का रीज़न इसका एक ये हो जाएगा कि इसके पास आपकी सेल नहीं होगी। इसका मतलब हो जाएगा आपका दे डू नॉट हैव सेल। इसका मतलब हो जाएगा आपका दे डू नॉट हैव सेल। इनके पास सेल नहीं होती। इन एनिमेट को हम नॉन लिविंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सेल नहीं होगी। ये तो बात होगी हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की। अब अपने मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। द आंसर दिस द परसेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चीज़ आपको यहाँ पे बोल दी गई है ना, मैंने भी बोल दिया कि इनएनिमेट क्या है, जिसके पास सेल नहीं है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि हम लिविंग को लिविंग क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो मिलकर बना होता है सेल से। और सेल क्या है, द सेल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। अब इस लाइन का ओवरऑल मतलब समझते हैं। देखो क्या बात है, आपकी एनसीईआरटी बोल रही कि आप अपने चारों तरफ देखिए, चारों तरफ जब आप अपने देखेंगे तो आपको कुछ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दिखाई देगी। अब आप अपने आप से पूछिए कि जो लिविंग है वो लिविंग क्यों है, जो नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग क्यों है। तो हमारा आंसर क्या है कि जो थिंग्स आपकी सेल से मिलकर बनी है वे तो है लिविंग, और जो सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है वो है नॉन लिविंग। अब सेल से मिलकर बनी है, इसीलिए सेल क्या होगी, आपकी यूनिट ऑफ लाइफ होगी। नेक्स्ट लाइन देखेंगे भाई। अब नेक्स्ट लाइन आपको क्या बोल रही है, थोड़ा सा हम अपने नेक्स्ट लाइन पे गौर करेंगे। चलिए, यहाँ पे बोल दिया गया है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। आगे ध्यान देंगे, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। ध्यान देंगे भाई, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, एंड आर कोल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, एग्जाम्पल आप साइड में लिख सकते हो, जैसे कि आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया पूरी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमीबा, ये भी क्या है, एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आप एक लिख सकते हो प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है। पूरी बॉडी सिंगल सेल की है, तो इसी वजह से हम इसको यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता दें कि ऑल ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको हमने बोल दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आगे ध्यान देंगे, विल अदर्स, यही जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है लाइक अस, हमारे जैसे कि हम, क्या बोल दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए उनको बोल दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यही जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल आर कोल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जैसे कि हम, वे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, जैसे कि आप प्लांट्स की बात कर ले, प्लांट्स सारे के सारे प्लांट्स क्या है,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड एनिमल्स में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। तो यहाँ तक हमारे इस पैरे की बात हो चुकी है। एंड आई होप आप सभी के ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। देन हम मूव करते अपने नेक्स्ट पैरे की ओर। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है। अब हम यहाँ पे सेल के बारे में समझ के चलेंगे कि सेल क्या है, किस तरीके की ये बात है। अब ध्यान देंगे एक एक वर्ड पे। देखो इम्पोर्टेंट है, इस लाइन से नीट में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप क्लास 11th में हो या नीट एस्पिरेंट हो या प्रिपरेशन करने वाले तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट है पैरा। देखिए क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी हमें अभी बात की हमने, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, अमोइबा, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आर कैपेबल ऑफ, इनकी दो प्रॉपर्टी बताई जा रही है आपको यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये स्वतंत्र रूप से मिलता है, इनकी लाइफ किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड की बात करें, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब देखो हम मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन अलग ऑर्गन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हम अलग ऑर्गन से कर रहे हैं, हमारा जो एक्सक्रीशन है वो अलग ऑर्गन से हो रहा है। ऑर्गन ओवरऑल सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी वही सिंगल सेल, उनकी बॉडी के जितने भी इसेंशियल फंक्शन है सिंगल सेल परफॉर्म करती है। तो ये आपको यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो प्रॉपर्टी बता दी। प्रॉपर्टी नंबर 1, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, वे किसी पे डिपेंड नहीं होते। दूसरा, उनकी सिंगल सेल ही उनकी लाइफ में होने वाले इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी यूनिसेलुलर की, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग्स। अब इसके अलावा कि ये जो हमने सेल के बारे में बात करी है, सेल के अलावा देखिए सेल से अगर कोई छोटी चीज़ है, जैसे कि हम एटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर आपके सेल ऑर्गेनली हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम हो गया, आप पढ़ोगे आगे जाके इन चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको इस लाइन में बोल देगा कि सेल के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्ट्रक्चरली क्या हो, इंडिपेंडेंट रह सके, ठीक है। हैंस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल दो या यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइन क्या है, ये आपके सेल की डेफिनेशन भी है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सेल है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे। फंडामेंटल का होता है भाई ओवरऑल, कि हमारी बॉडी में जितने भी ओवरऑल, अब देखो मैं काम कर रही हूँ, बताइए मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह से आवाज़ आ रही है, मेरी जीभ में काम हो रही है, मेरे लिप्स चल रहे हैं, साथ ही साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं, ठीक है, मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं। अब मैं लिख रही हूँ हाथ की हेल्प से। हाथ किससे बना हुआ है, सेल से ही तो बना है। तो मेरी जितनी भी बॉडी में होने वाले फंक्शन है किससे हो रहे, सेल से हो रहे। हमारी बॉडी का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है सेल की वजह से, उसकी बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे सेल की वजह से। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ना कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन किस पे डिपेंड है, सेल पे। इसी वजह से सेल को बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल का मतलब होता है ओवरऑल। तो ओवरऑल उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर और ओवरऑल उसकी बॉडी के फंक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, सेल है। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी आपको यही बात बोलने की कोशिश कर रही है। एंड आई होप आप लोग भी इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सेल की डिस्कवरी के बारे में, कि जिस सेल के बारे में इतना जिक्र कर रहे हो उस सेल को किसी ने डिस्कवर किया था। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंटोन वॉन, एक साइंटिस्ट है। अरे भैया तुम कहाँ से आ गए, एंटोन वॉन लीवनहुक साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन लीवनहुक। ये वे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। और सेल को, कौन सी सेल, ये लाइन ध्यान देंगे, देखो
फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सेल का चैप्टर था कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन वो जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था वो एक नॉन लिविंग सेल थी। यहाँ पे जो सेल की बात कर रहे हैं वो एक लिविंग सेल के बारे में बात करें, ये चीज़ आप नोट डाउन रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ रहे कि सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, एंटोन वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवनहुक ने। एंटोनी वॉन लीवनहुक के डिस्कवर करने के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट ब्राउन है। लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, लेटर मतलब बाद। जब एंटोन वॉन लीवनहुक ने सेल को डिस्कवर कर लिया तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। अब जिस टाइम पे एंटोन वॉन लीवनहुक ने, इवन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर देखो सेल क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, तो इसको देखने के लिए लगेगी माइक्रोस्कोप। अब जिस टाइम पे सेल को डिस्कवर किया गया था उस टाइम पे माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल तरीके की हुआ करती थी, उसमें लेंस इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन चुकी, तो माइक्रोस्कोप बनने के बाद सेल के अंदर भी स्टडी की गई जहाँ हमने अभी तक सेल को डिस्कवर किया था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के बाद सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेली है, देखो सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाएंगे ना उनको ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद सेल ऑर्गेनेली को भी डिस्कवर कर लिया गया था। तो बच्चा पार्टी, आई होप यहाँ तक आपके एनसीईआरटी का जो पैरा है आपकी समझ में आया होगा। बाकी का जितना भी हमारा पोर्शन है उसको हम बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड आप भी शायद उतना समझ नहीं पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझते हुए। थैंक यू सो मच।